नमस्कार सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जर्मनी कैसे रिसेशन में जा चुका है और कैसे अभी आप देखोगे धीमे-धीमे जो जर्मनी का चांसलर है वो अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन भी चेंज करेगा। जो ये लोग इंडिया को लेक्चर दे रहे थे ना कि आप रसिया से क्रूड ऑयल मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, रसिया के साथ अपने संबंध ख़राब कर लो। तो अभी आप देखोगे कि कैसे अब खुद जर्मनी अपने रसिया के साथ संबंध अच्छे कर रहा है, करेगा, ठीक है? क्योंकि अभी तो ये भर-भर के यूक्रेन को मशीनरीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, इनको वेपन्स दे रहे थे, पैसे दे रहे थे। अभी आप देखोगे कि कैसे जर्मनी बैक ट्रैक करेगा। जब अपने पेट पे लात पड़ती है ना तो पता चलता है कि क्या हुआ। तो आज हम समझेंगे कि जर्मनी में आर्थिक मंदी जो ऑफिशियली जर्मनी वालों ने घोषित कर दी है कि ठीक है भैया हम रिसेशन में जा चुके हैं, उसकी वजह क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। आयास ये लगाए जा रहे थे कि जो यूके है ना वो पहले रिसेशन में चला जाएगा, लेकिन अचानक से अभी आपने देखा कि जर्मनी जो है, हालांकि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी पर ऐसा लगा था कि ऐसा होगा नहीं, यूके पहले रिसेशन में चला जाएगा, पर हुआ उसका उल्टा। यूके से पहले जर्मनी रिसेशन में जा चुका है। तो अभी यूके वाले खुश होंगे कि अच्छा हुआ भैया हमने ब्रेग्जिट कर लिया था, यानी कि हम जो यूरोपियन यूनियन है उससे बाहर जा चुके थे, तो हम पे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिसेशन होता क्या है, ठीक है? रिसेशन या फिर जिसको हम हिंदी में आर्थिक मंदी कहते हैं, ये होता क्या है? देखो होता क्या है कि अगर मैं एक आपको किताबी भाषा में बताऊँ ना, तो जैसे जब आपकी जीडीपी लगातार तिमाही तक गिरावट दिखती है, ठीक है? यानी कि लगातार 6 महीने तक आपकी जीडीपी में गिरावट हो रही है, तो फिर आप समझ लो कि उस मुल्क में क्या आ चुका है, उस मुल्क में आर्थिक मंदी आ चुकी है। और जीडीपी से मेरा मतलब क्या है? जीडीपी जैसे कि जो आपने वस्तुएँ, जो आपने सेवाएँ, ठीक है? जो आपने वस्तुएँ और सेवाएँ प्रोड्यूस की हैं, ठीक है? उसकी जितनी वैल्यू है, अगर उसमें गिरावट आ रही है, मान लो पहले 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च में मान लो आपने 100 रुपये के सारे सामान प्रोड्यूस किए और सारी आपकी सेवाएं मिला के 100 रुपये का आपने काम किया एक मुल्क ने, ठीक है? मुल्क एक्स है, इसने क्या किया, 100 रुपये का काम किया। अब अगले जो 3 महीने हैं उसमें इसमें गिरावट देखने को मिली कि ये 95 हो गया, 95 रुपये का इन्होंने काम किया और सामान प्रोड्यूस किए। उसके फिर अगले 3 महीने बाद आप देखोगे इसमें गिरावट देखने को मिली कि 93 रुपये का ये काम कर रहे हैं। तो ये जब लगातार 2 बार ही हो गया ना इसमें गिरावट 3-3 महीने पे, तो यानी 6 महीने तक इसने लगातार गिरावट दिखी, तो हम ये कह देंगे कि वो कंट्री जो है, जो एक्स कंट्री थी, वो ऑफिशियली किस में जा चुकी है? रिसेशन में जा चुकी है। और जब कोई कंट्री रिसेशन में चली जाती है या फिर वो आर्थिक मंदी की मार झेल रही होती है, तो आप एक बात तो समझ लो कि वहाँ पे ना, मतलब मोटी-मोटी मैं बात बताऊँ तो महंगाई बढ़ने लगती है, ठीक है? महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू कर जाती है। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास उतने पैसे नहीं होंगे, लोग खर्चे कम कर देंगे, ठीक है? लोग अपने खर्चे कम करेंगे, जो उनके पास पैसे होंगे उसको बचाना शुरू करेंगे। इससे होगा क्या कि पूरी मतलब जो एक इकोसिस्टम है ना पूरी अर्थव्यवस्था का, वो चेंज हो जाएगा। आप ये समझो कि ट्रांजैक्शन कम होंगे, ठीक है? ट्रांसपोर्ट कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, इंपोर्ट आप कम करोगे, ठीक है? और जब लोग सामान कम खरीदते हैं तो जो सामान बनाने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, चाहे कोई कार बनाने वाली कंपनी हो या फिर बिस्किट बनाने वाली कंपनी, ठीक है, छोटी से बड़ी सारी कंपनियां क्या करती हैं, ये फिर खुद सामान को प्रोड्यूस करना कम करती हैं, ठीक है? तो जब ये सामान कम बनाएंगी तो इनको मैन पावर भी कम चाहिए होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू करेंगे, लोगों की तनख्वाहें काटना शुरू करेंगे। अब वो बंदा जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर जिसकी तनख्वाह में गिरावट आ गई है, वो भी तो कम सामान खरीदेगा। तो ये एक विशेष साइकिल बन जाती है जो चलती रहती है, ठीक है? और इकॉनमी पे मतलब बुरा ही प्रभाव डालती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आर्थिक मंदी या रिसेशन क्या होता है, ठीक है? आप समझते हैं कि आर्थिक मंदी आती कैसे? देखो, आर्थिक मंदी आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो आपकी कंट्री में, आपके मुल्क में जॉब ही कम है, ठीक है? तो लोग उतने पैसे ही नहीं बना पा रहे हैं, तो लोग खर्चे नहीं कर रहे हैं। तो या फिर वहाँ पे हो सकता है कि वेजेस कम हो, जो उनको काम करने के पैसे मिलते हैं वो कम मिलते होंगे, ठीक है? तो इस वजह से भी वहाँ पे रिसेशन आ सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई बहुत ही ज़्यादा है तो भी वो कंट्री रिसेशन में चली जाएगी। या मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ चुका है, जैसे मान लो भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी बड़ा सा फट गया, तो उससे भी क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। जैसे अभी आप देखो पाकिस्तान में बाढ़ आया था ना, तो पाकिस्तान में बाढ़ आने से क्या हुआ, सारी फसलें ख़राब हो गई। अभी देखो पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी बुरी हालत में सफ़र कर रही है। लेकिन हालांकि उसमें केवल नेचुरल डिजास्टर का रोल नहीं है, वहाँ पे तो बड़े सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, उस पर कभी हम बात करेंगे। लेकिन ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखो टर्की में भूकंप आया था, तो इससे क्या होता है, इकॉनमी को
मतलब इकॉनमी को अपने आप को संभालना होता है, इससे इम्पैक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर आप नहीं संभलोगे वहाँ से, तो वहाँ से भी रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, वार हो सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे मंदी आ सकती है। अभी जैसे रसिया यूक्रेन है ना, रसिया यूक्रेन इस समय भिड़े पड़े हैं, ठीक है। अब जब ये युद्ध खत्म होगा ना, तो आप देखोगे, और अभी भी आप देख रहे हो कि रसिया की इकॉनमी श्रिंक होती चली जा रही है, यूक्रेन की इकॉनमी का कोई अता पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये वार का भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो रॉ मटेरियल्स है, मान लो कभी वो हाई हो जा रहे हैं, जैसे जर्मनी के केस में मैं बात करूंगा, जो ये लोग एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते थे, प्राइमरली कहाँ से करते थे, रसिया से करते थे, वही महंगा हो गया। अब वहाँ से आ नहीं रहा है, तो वहाँ से नहीं आ रहा है, तो जो ये अदर सोर्सेज से अपनी एनर्जी को फुलफिल कर रहे हैं, वो महंगा ही नहीं पड़ रहा है। अब वो महंगा पड़ रहा है, तो इनका मतलब वो एक रॉ मटेरियल के रूप में भी काम कर रहा है ना। तो जब वो महंगा होता है, तो जो प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट होता है, वो भी महंगा निकल के आता है। तो वो महंगा है, तो इसलिए महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होता है कि नेचुरल डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलता है। मान लो एक कंट्री है जिसकी जीडीपी लगातार ग्रो कर रही है, तो एक समय बाद उसको थोड़ा सा नीचे आना ही है। अब वहाँ पे अगर कंट्री ने संभाला नहीं, उनकी पॉलिसी नहीं सही होगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती, तो वहाँ से भी चांसेस होते हैं कि रिसेशन आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे कारण बता दिए कि किसी भी मुल्क में मंदी कैसे आती है या फिर क्या वजह हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे बड़े फैक्टर काम करते हैं मंदी के लिए, लेकिन ये प्राइमरली मैंने कुछ आपको फैक्टर्स बताए, ठीक है। अगर हम आगे मूव करते हैं तो हम बात करेंगे कि जर्मनी में मंदी के क्या कारण है। तो देखो, जर्मनी में मंदी के ना मुझे जो है वो 3 कारण बहुत एकदम टॉप पे दिखते हैं। एक तो कोविड-19 की मार जर्मनी में भी बहुत बुरी तरह से झेली थी, ठीक है। 2020 में जब कोविड-19 आया था, तो हालांकि इससे तो पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी, सारी दुनिया की ही इकॉनमी तहस नहस हुई थी, लेकिन जर्मनी पे भी उसका असर पड़ा था, क्योंकि यूरोप की ये बिगेस्ट इकॉनमी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यूरोपियन यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जो यूरोपियन यूनियन में 27-28 कंट्रीज़ हैं, उसकी ये क्या है, ये सबसे बड़ी इकॉनमी है जर्मनी। तो उस पर भी इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो अभी चल रही है, उस पर भी, और उसका भी जर्मनी की इकॉनमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। और गवर्नमेंट की जो इनकी पॉलिसी है, देखो ये जो डबल स्टैंडर्ड वाला इनका पॉलिसी होता है ना, जब तक इनको चोट नहीं लगती है, ये बड़े मॉरल ग्राउंड पे बात करते हैं, ठीक है। मतलब जब तक ये सेफ हैं, दुनिया में कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो अगर इनकी इकॉनमी पे, इनके लोगों पे कोई असर नहीं आ रहा ना, तब तक इनको ग्राउंड रियलिटी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो एक एक करके अगर मैं आपको बताऊं, तो कोविड-19 से क्या हुआ था कि आपको पता है, कोविड-19 से तो मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि सारी दुनिया में महंगाई आई थी। तो अभी कोविड-19 से पूरी तरह से शायद हमने उभरा भी नहीं है। तब तक आप देखोगे कि रसिया यूक्रेन वार शुरू हो गया, 1 साल से ऊपर होने को आया है, रसिया यूक्रेन की लड़ाई अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है। लेकिन ये जो रसिया यूक्रेन वार है ना, ये असल में इनडायरेक्टली एक प्रॉक्सी वार है, जो रसिया और यूएस और उसकी एलाइज कंट्रीज, जिसमें यूरोपियन यूनियन के सारे देश आते हैं, यूरोप आता है, तो उन लोगों के बीच में लड़ाई है, ठीक है। अब जब कहीं लड़ाई होती है ना, तो उसमें जान और माल का नुकसान होता है। तो जब मैं जान माल के नुकसान की बात कर रहा हूँ, तो भले यहाँ पे जान और माल का नुकसान, मतलब जान का नुकसान यूक्रेन और रसिया का हो रहा है, यानी रसिया के लोग मर रहे हैं, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, लेकिन माल का नुकसान यूएस और यूरोप का भी हो रहा है, ठीक है। और चांसेस ये भी है ना कि यूएस भी रिसेशन में चला जाएगा, तो यूरोप पे भी इसका बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यूएस ने और यूरोप ने, आप ये समझ लो कि यूक्रेन को भर भर के पैसे दिए हैं, भर भर के हथियार दिए हैं। तो ये भी तो ये जो पैसे और हथियार जा रहे हैं ना यूक्रेन के पास, तो उसका भी तो यूरोप अपनी जेब से जब उसके खर्चे उठा रहा है, तो उस वजह से भी तो कहीं ना कहीं रिसेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इन पगलों ने क्या किया, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एकदम भारी भारी सैंक्शंस लगा दिए हैं रसिया के ऊपर, ठीक है। अब उससे हुआ क्या, इनका मतलब एक ऑब्जेक्टिव ये है कि रसिया को बुरी तरह से तोड़ देते हैं, इकोनॉमिकली तोड़ देते हैं। लेकिन वो है ना कि आप किसी के घर में आग लगाने जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत हाथ आपका भी चलेगा। अब इन्होंने क्या किया, रसिया पे लगाए हैं सैंक्शंस, ठीक है। तो यानी रसिया से हम कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो रसिया से ये लोग प्राइमरली क्या इंपोर्ट करते थे, ऑयल करते थे, गैस करते थे, कोल करते थे, ठीक है। ऑयल हो गया, गैस हो गया, कोल, ये सब ये लोग खरीदा करते थे, कहाँ से, रसिया से। और इसमें भी यूरोपियन यूनियन में भी सबसे ज़्यादा जो नेचुरल गैस है, उसको रसिया से कौन खरीदता था, जर्मनी, ठीक है। मतलब जर्मनी को नेचुरल गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी सप्लाई को रसिया पूरा करता था, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने इस पर पूरा बैन लगा दिया। एक नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन थी, जिसमें से नेचुरल गैस आती थी सीधे रसिया से जर्मनी के पास, ठीक है। उसको अमेरिका वालों ने उड़ा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जर्मनी क्या होगा, जर्मनी में जब रिसेशन वगैरह आएंगे ना, तो ये लोग चुपचाप रसिया से ऑयल को परचेस करना, नेचुरल गैस को, ऑयल को, कोल को, सारा कुछ परचेस करना शुरू कर देंगे। तब ये भूल जाएंगे कि ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब ये लोग भूल जाएंगे, अच्छाई बुराई सब बोल के ये लोग मतलब वापस से खरीदना शुरू कर देंगे। इसीलिए यूएस ने
पहले ही चालाकी में क्या किया, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ा दिया कि अब जर्मनी चाहेगा भी ना तो रसिया से कैसे खरीदेगा। आप सोचो, जो नेचुरल गैस को लाने का वो था, मतलब काफ़ी बड़ा सोर्स था, उसको तो यूएस ने डैमेज कर ही दिया। ठीक, और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जब आपके यहाँ रॉ मटेरियल महंगे हो गए, ठीक है, यानी आप ये समझो जब इनके पास नेचुरल गैस ही नहीं है तो नेचुरल गैस की डिमांड ज़्यादा है, उसको कहीं और से ख़रीदने पे उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज ज़्यादा आता है, और वो वहाँ से महंगा, मतलब रसिया से जितने चिप में इन लोगों को रॉ मटेरियल मिल जा रहा था, यानी जब मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ तो मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ, कोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो इनको मिल जाता था वो अभी इन्हें महंगा मिलेगा और कहीं और से लाना पड़ेगा। तो जब ये चीज़ें महंगी होंगी तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो भी महंगा होगा, तो इस वजह से भी महंगाई आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि रसिया पे सैंक्शंस लगाने से कैसे जर्मनी की इकॉनमी प्रभावित हुई है, क्योंकि इनकी इकॉनमी आपस में अटैच थी। इतना भारी आप व्यापार कर रहे हो आपस में, तो अगर आप एक इकॉनमी को तोड़ने की कोशिश करोगे तो आप पे भी तो इम्पैक्ट आएगा। अब एक इनका और डबल स्टैंडर्ड देखो, ये इंडिया को या एशिया को, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, इनको ये यूरोप वाले खूब लेक्चर देते हैं। आपने सुना होगा कि आप भी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कीजिए, देखिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या किया था जर्मनी ने ना, जो इनके यहाँ पे जितने भी कोयले वाले या फिर ऑयल के या फिर थर्मल जो प्लांट थे उसको बंद किया हुआ था, ठीक है। अभी ये लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर धीमे धीमे शिफ्ट कर रहे थे। अभी ये पूरी तरह से कर नहीं पाए, आप बातों को ध्यान देना कि अभी ये रिन्यूएबल एनर्जी की ओर धीमे धीमे शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। इनके यहाँ पे जितने भी कोल के, ऑयल के, गैस के थर्मल प्लांट्स थे, इनको ये धीमे धीमे ऑलमोस्ट ये कह लो कि बंद ही कर दिया था इसको। अब वापस से जर्मनी ने क्या किया है, अपना जो कोयला वाला पावर प्लांट है उसको चालू करना शुरू किया ताकि ये चीप में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। अब आप बताओ, अब कहाँ पे गई आपकी रिन्यूएबल एनर्जी वाली पॉलिसी? अब आप लेक्चर नहीं दोगे, मतलब जब आपको ज़रूरत होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। और जब ये काम, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जब तक आपके पास संसाधन है, ठीक है, तब तक तो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हो। आपकी इकॉनमी को ज़रा सी चोट लगी तो आप भूल गए कि इन्वायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तुरंत सारी अपनी जो कोल वाली पावर प्लांट है उसको चालू कर लिया, ठीक है। तो ये इनका एक डबल स्टैंडर्ड है। तो अगर जर्मनी की बात करें तो ये ऑटोमोटिव जो सेक्टर है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनको तो वैसे भी जो क्या कहते हैं, उतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए इनको वैसे भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिना रसिया से नेचुरल गैस लिए, ठीक है, कोल को खरीदे, ऑयल को खरीदे, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतनी ज़्यादा, मतलब इनकी इकॉनमी ग्रो कर पाएगी। अब हम अगले फैक्टर पे बात करते हैं कि कहाँ पे जर्मन जो सरकार है वो फेल रही है। तो सबसे पहली बात तो जो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी ना, वो देखो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि मतलब ये फ्यूचर का सोच के नहीं चल पाए। ये भी मुझे लगता है कि आप ये कह सकते हो भावनाओं में बह गए। क्योंकि हुआ क्या कि जब रसिया और यूक्रेन में वार स्टार्ट हुआ ना, तो इन्होंने भर भर के यूक्रेन को मतलब वो भेजे हैं, हथियार भेजे हैं, पैसे भेजे हैं। एक बार ही आप अपनी जनता का भी मूड जान लेते। अच्छा देखो, होता क्या है, मैं आपको बताऊँ कि जैसे अभी इनकी जनता में ना, इनके लोगों ने ही प्रोटेस्ट करना, जर्मनी के लोगों ने अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भैया हमें ज़बरदस्ती का वार में मत घसीटो, हम अपनी जो कंफर्टेबल लाइफ है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। क्या होगा कि जब किसी देश की जो जनता होती है ना, जब उन्होंने बहुत सारी सुख सुविधाओं को, मतलब कंफर्टेबल हो चुकी होती है उनकी लाइफ, तो अभी वो उसका यूज्ड टू हो चुके होते हैं। तो वो अचानक से ना किसी वार और में पड़ना नहीं चाहते। वो कहेंगे भैया हमें इनसे दूर रखो। अगर ये चीज़ एशिया में होती ना, अफ्रीका में होती, अफगानिस्तान में होती, पाकिस्तान में होती, तो ये लोग ना एकदम लड़ते। आप समझ लो कि अमेरिका वो थक के ही वापस चला गया अफगानिस्तान से, ठीक है। यूएसएसआर जो था वो थक के ही अफगानिस्तान से वापस चला गया, क्योंकि इनको लड़ाई से विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। इनको दिक्कत ये है कि इन्होंने कभी सुख सुविधाओं को उस तरीके से देखा नहीं, एजुकेशन को, डेवलपमेंट को क्या होता है, ये सारी चीज़ों को अफ़गानियों ने, या फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अफ्रीका में, एशिया में, अभी उतना आया नहीं है। तो कंफर्टेबल लाइफ क्या होती है, हमें तो मतलब हमारे यहाँ पे इतना लोगों को अभी पता नहीं चला है। पर आप यूरोप में जाके देखो, यूएस में जाके देखो, तो वहाँ पे लोगों ने एक कंफर्टेबल लाइफ अच्छी खासी जी ली है। तो वो नहीं चाहेंगे, मतलब कुछ दिन मोटिवेट हो गए तो वो यूक्रेन को सपोर्ट कर सकते हैं। पर जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जाएगा ना, आप देखोगे कि यूरोप में ही लोग अपने पॉलिटिशियंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे कि भैया आप पैसे मत भेजो वहाँ पे, क्योंकि आप यूक्रेन में पैसे भेज रहे हो और आर्थिक मंदी या रिसेशन हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमको गवारा नहीं है। ये वहाँ की जनता खुद चीख चीख के कहेगी, और जो ये कहना शुरू भी इन्होंने कर दिया। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का फेलियर यहाँ पे ये आता है कि एक डेमोक्रेटिक पावर हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जनता क्या चाहती है, ठीक है। अब आप चले हो सपोर्ट करने यूक्रेन को, ठीक है, अपनी पैंट तो पहले संभाल लो।
तो अभी जो जो जर्मनी के चांसलर है ना, ये अब कह रहे हैं कि हम रसिया से बात करने को तैयार हैं। अब कह रहे हैं जब इनके यहाँ पे रिसेशन आ चुका है, जब इनकी इकॉनमी क्या हो रही है, श्रिंक कर रही है, तब जाके ये अब कह रहे हैं रसिया से बात करेंगे। क्यों भैया करोगे? आज तक कहाँ थे तुम? रसिया से बहुत पहले अगर आप लोगों ने बात कर लिया होता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी गलती जर्मनी की है, लेकिन क्या हुआ कि अब मैं आपको बस डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा हूँ कि जब आपकी इकॉनमी टूटना शुरू हो रही है, ठीक है, टूटना क्या शुरू हो रही है, थोड़ा से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ गया, अब तो रसिया से बात करने को तैयार हो गए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताऊँ कि जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इनका सेंट्रल बैंक है ना, उसने अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिए हैं, ऑलमोस्ट 3.75% कर दिया है। इससे ये इनको उम्मीद ये है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है ना कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा के ये लोग डिमांड को कम करना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। जब डिमांड जैसे ही कम हो जाएगी वैसे ही क्या होगा, इन्फ्लेशन भी कम कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो सिंपल इकोनॉमी का फैक्टर है। अगर सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, सेंट्रल बैंक जैसे अगर मैं आपको इंडिया के हिसाब से समझाऊँ तो जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI है, ठीक है। अब RBI क्या करता है, अगर RBI ने अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब आप समझ रहे हो, RBI क्या करता है, RBI लोन देता है, किसको देता है, बैंक्स को देता है। हम कहाँ से लोन लेते हैं, हम बाकी बैंक से लेते हैं, और बैंक कहाँ से लोन लेता है, RBI से। और RBI किसको लोन देता है, RBI लोन देता है भारत सरकार को, ठीक है। तो ये दो जनों को RBI लोन दे रहा है। भारत सरकार लोन लेके क्या करती है, इनके कोई प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर लेती है, फिर बाद में धीमे धीमे RBI को पैसे अपने वापस भर देती है, ठीक है। तो जैसे इनके क्या प्रोजेक्ट होते हैं, इनके यहाँ पे आप इनको रोड बनाना है, हाईवे ठीक है, रोड बनाना है, पुल बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाने, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, RBI से पैसे ले लेगी, ठीक है। RBI का कुछ इंटरेस्ट रेट होता है कि इनको ब्याज भी देना होगा। बैंक क्या करती है, बैंक भी RBI से बारो कर लेती है। तो ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। अब अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि लोग कम, मतलब ये गवर्नमेंट भी कम बारो करेगी कि यार बड़ा महंगे ब्याज पे दे रहा है, तो पैसे कम उठाते हैं। बैंक भी क्या करेगी, पैसे कम उठाएगी। अच्छा, बैंक को ऊपर से है ना महंगाई, मतलब भारी इंटरेस्ट रेट पे अगर इसको उधार मिल रहा है, तो बैंक यहाँ को लोगों को और बिजनेस करने के लिए व्यापारियों को, ठीक है, जो उधार देगी वो किस पे देगी, वो हाई इंटरेस्ट रेट पे देगी, ठीक है ना भाई। इसको भी महंगा मिला है तो ये भी पैसे को क्या है, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोगों में देगी। तो इससे क्या होगा, लोग कम लेंगे, ठीक है, लोग उधार कम लेंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि यार इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। लोग भी कम लेंगे, व्यापारी भी कम लेंगे। तो जब लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, लग्जरी आइटम्स को और जो फालतू की चीज़ें उसको कम खरीदेंगे। इसको कम खरीदने से क्या होगा, इनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही प्राइस घटना शुरू होगा इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। आखिर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही डिमांड कम होगी वैसे ही उसका दाम घट जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई बिस्किट है वो 5 रुपये का है, ठीक है, तो इसको खरीदने के लिए 10 लोग खड़े हैं। जब 10 लोग खड़े होंगे ना, तो दुकानदार इसको 6 रुपये में भी बेचेगा तो भी बिक जाएगा, लेकिन इसको कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा, यानी इसकी कोई डिमांड ही नहीं रह जाएगी। तो ये 5 रुपये का बिस्कुट जब 5 में नहीं बिकेगा तो ऑटोमेटिक इसका प्राइस गिराना होगा दुकानदार को, इसको 4 रुपये में, फिर 3 रुपये में बेचना शुरू करेगा। समझ रहे हो? तो यही सेम जो है वर्क करता है सिस्टम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि रिसेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और जर्मनी इस वक्त किस हालत से गुजर रहा है, और उसमें क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या वजह रही है जर्मनी में आए हुए रिसेशन की।